नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। ये जो विश्व भूगोल के प्रश्न हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सकें, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से आप समझ सकें। हो सकता है कि इन सारे क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो टोटल कितनी है, 8 है। ठीक है, यानी शुरू के जो 8 ग्रह हैं, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो शुरू के ग्रह होते हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और लास्ट के जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे वाह्य ग्रह भी कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकेंड है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सूर्य के से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो क्या है। पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो क्या है, ए बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी जो ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो सभी जो ग्रह हैं वो एक दिशा में घूमते हैं, लेकिन जो पृथ्वी और शुक्र क्या है ये वामावर्त घूमते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये आपकी सूर्य है, फिर इसके बाद ये ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो इन दो ग्रहों के बीच में ये क्या है, छोटे छोटे जो पत्थर के ये टुकड़े होते हैं जिनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि मंगल के क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से जो अधिकतम दूरी है इनको जो कहा जाता है उसको कहते हैं अपसौर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को सही करेंगे आप। तो अगर इसी प्रकार से आपसे ये पूछ सकता है कि एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको जो कहते हैं उपसौर कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन ए का। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो सूर्य के धरातल का जो तापमान होता है वो कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा, यानी आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से क्या है, कौन से ऑप्शन सही होगा, यानी कि चंद्रमा है, शुक्र है, पृथ्वी है या सूर्य है। तो इसमें से जो सूर्य है ये क्या है, ये एक तारा है। ठीक है, अब बाकी शुक्र और पृथ्वी ये ग्रह है, और चंद्रमा क्या उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो आप सभी को मालूम है कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना, 8.3 मिनट का समय लगता है। आगे देखते हैं। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, यानी कि जो बुध ग्रह है सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है। तो 88 दिन लगता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन जो कहा जाता है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जब हम देखते हैं तो इसका क्वेश्चन है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो ये भी शुक्र ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकने वाला ग्रह है। तो ये भी क्या है, शुक्र ही, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो लाल ग्रह है मंगल ग्रह को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, तो इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है कि दिन व रात होने का कारण है, यानी कि दिन और रात होने का क्या कारण है ये आपको बताना है। जैसे अभी देखते हैं कि दिन और रात होता है, तो यह क्या है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने यानी घूमने की गति के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17 है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी, यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है ये आपको बतानी है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है ये 149 मिलियन किलोमीटर है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है, तो ये जो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में क्या है, घूमती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, यानी कि जो हमारी ये पृथ्वी है तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा आती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री है। ये ऊपर का पार्ट जो आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे का पार्ट जो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, यानी इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है यह जो होता है 22 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अभी आपने देखा है कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध कहाँ पर है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो ऊपर का पार्ट है उत्तरी गोलार्ध, तो ये पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है ये क्या होता है, 21 मार्च को, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, यानी अब पूछा जा रहा है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, आपके एग्जाम के लिए बनाई जा रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो जब बनाने में बहुत समय लगता है। तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार से हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल के सभी प्रकार के जो क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा है, जिससे एग्जाम में आप सही प्रकार से स्कोर कर सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 22 दिसंबर को। क्वेश्चन 22 है कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं, यानी अभी हमने देखा था कि पृथ्वी क्या है, ये अगर अपने अक्ष पे घूमती है तो दिन और रात होता है। लेकिन जो अगर यही पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इस गति को क्या कहा जाता है, इस गति को कहते हैं परिक्रमण। परि मतलब चारों तरफ, क्रमण मतलब चक्कर लगाना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है, यानी किस कारण से ऋतु में परिवर्तन होता है। तो यह होता है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो चंद्रमा है यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो जब सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। यानी जैसे ये देख लीजिए, ये आपका क्या है, तो जब क्या है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर आ जाती है तो इस समय होता क्या कि सूर्य पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उस समय क्या है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि धरातल पर, यानी कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, यानी कि तो ये जो होती है 111 किलोमीटर के बराबर होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं। यानी हमारी ये अगर पृथ्वी है, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो इस रेखा का नाम पूछ रहा है कि इस रेखा का क्या नाम है। तो इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री, तो इस रेखा का नाम क्या है, भूमध्य रेखा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है
कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है। तो सबसे पहले अक्षांश रेखा देशांतर रेखा को आप समझ लें। तो पृथ्वी पे जो इस प्रकार से जो बड़ी रेखाएं होती हैं इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये आपकी क्या अक्षांश रेखाएं हो गई। लेकिन पृथ्वी पे जो खड़ी रेखाएं होती हैं इसे कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये जो देशांतर रेखा है इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि देशांतर रेखा यानी कि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच जो कितना समांतराल होता है, यानी एक देशांतर पार करने में क्या है 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 4 मिनट, ठीक है। आगे देखते हैं। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात क्या है, दिन रात की अवधि क्या समान रहती है, तो वह क्या है भूमध्य रेखा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, यानी ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है। तो यह जो क्या होता है 0 डिग्री, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। आगे देखते हैं कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो सिस्मोग्राफ जो है किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है, तो यह जो मापते हैं भूकंपीय तरंगों को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा भूकंपीय तरंगों को। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भूकंप का अध्ययन कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन जो कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 32 है कि रिक्टर स्केल मापता है। तो रिक्टर स्केल पे जो है किसका मापन किया जाता है, तो इस पर किया जाता है भूकंप की तीव्रता का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है ज्वालामुखी को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है यह किस देश में स्थित है, तो यह जो है तंजानिया देश में स्थित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा एवं सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी जो कोटोपैक्सी है ये ऑप्शन सी, यानी कि इक्वाडोर में है। आगे देखते हैं, फ्यूजीयामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। तो फ्यूजीयामा जो है यह जापान में स्थित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये है सिसिली में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो किलिमंजारो जो पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो किस स्थल को कहते हैं, तो ये कहते हैं मैदानी क्षेत्र को कहते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से जो ये पामीर है इसको क्या विश्व की छत कहते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस की जो है मात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो यह जो गैस प्रभावी उत्तरदायी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 42 के। 43 क्वेश्चन है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जानते हैं। तो यह जो होता है ये क्षोमंडल है, यानी कि जब पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से सबसे नीचे क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर वायुमंडल, ठीक है। तो क्षोमंडल में क्या जितनी भी मौसमी संबंधी गतिविधि होती है वो क्षोमंडल में होता है, और समताप मंडल में ये हवाई जहाज उड़ने की आदर्श दशा होती है, तो इसको भी जानेंगे आप। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं, तभी हमने देखा था कि ये समतल मंडल में उड़ते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है कि संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। तो संसार की जो अधिकांश वर्षा है
यह पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक जो पवनें हैं ये कहाँ से चलती हैं? ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से चलती हैं। चिनूक है, यानी कि चिनूक क्या है ये आपको बताना है। तो चिनूक एक स्थानीय हवा होती है, तो इसको आप देखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यानी कि डोलड्रम क्या है? यानी डोलड्रम किसे कहते हैं? तो डोलड्रम जो ये होता है ये भूमध्य रेखा के जो आसपास वाले जो अल्पदाब का क्षेत्र होता है उसे डोलड्रम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है आपस में? तो यह जो है लाल भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। आगे देखते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और चैनल को क्या है, अगर चैनल पर नए हैं विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। और साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजिल जलप्रपात है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें क्या फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं होगा लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।